नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज साइंस के अंदर हमारी क्लास नंबर 13 है और एक नया टॉपिक है आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये टॉपिक का नाम आपने इससे पहले 10वीं क्लास के अंदर एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आता था, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही टॉपिक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस प्रकार हमारे जीव विज्ञान से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक थे पिछले, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक थे वो, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉपिक थे। ये टॉपिक थोड़ा सा जो है यहाँ पर अपने केमिकल रिएक्शन वगैरह इसके अंदर आएगी, तो मैंने इसके अंदर वो चीज़ें ऐड की है जो जो हमारे लिए याद करना पॉसिबल है। मान लीजिए ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रिएक्शन के ऊपर आधारित है, लेकिन रिएक्शन ना तो एग्जाम के अंदर आती है और ना ही रिएक्शन हम इजी वे में याद कर सकते हैं। तो मैंने वो कंटेंट यहाँ पर ऐड किया है जो एग्जाम में आने लायक है। तो पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आज के एक छोटे से लेक्चर के अंदर यहाँ पर समेटा है, तो उसको अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश करना और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बनती है वहाँ आपको बताता चलूँगा और साथ ही साथ में आप उसको कॉपी के अंदर नोट करते चलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब इस टॉपिक के अंदर अपने को किसके बारे में बताएंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी और अभिक्रियाओं के प्रकार बताए जाएंगे और समीकरण भी बताई जाएगी कि किस तरीके से समीकरण यहाँ पर बनाई जाती है, किस तरीके से समीकरण बैलेंस की जाती है। अब समीकरण जो बैलेंस करना है हमारे पेपर में नहीं आ सकता, तो वो बैलेंस करने का यहाँ पर विधि मैंने नहीं बताई, क्योंकि वो एक सब्जेक्टिव विधि होती है और वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करने में काम आती है। हमारे पेपर के हिसाब से वो जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सबसे पहले तो देखो इससे पहले आपने एक नाम सुना होगा कि समीकरण जो होती है, परिवर्तन जो होते हैं, परिवर्तन वो होते हैं दो तरह के। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब कोई भी परिवर्तन हमारे सामने दिखाई देने वाली चीज के अंदर चेंजिंग होती है, जैसे मान लो दूध से ही दही बन गया, दूध से दही, तो ये क्या हो गया, ये इसके रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे दिखाई देने के अंदर वो चीज़ पहले भी वाइट थी, अभी भी वाइट है, लेकिन उसके जो गुणधर्म है उसके अंदर चेंजिंग हो गई है। साथ ही साथ में दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसको करवाने के बाद में वापस उसी उत्पाद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो होते हैं हमारे रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो वापस चेंज किए जा सकते हैं, उनकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो रासायनिक परिवर्तन ना होकर हमारे सिलेबस में है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको क्यों बताया है, रासायनिक परिवर्तन इसलिए बताया है क्योंकि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग हो जाएगी और देखकर हमें उसके अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे मान लो दूध से दही बन गया, जब हम देख रहे थे तो वो दूध के जैसा था, और बाद में भी जब देखा तो दिखने में कैसा था, वो दूध के जैसा ही था, लेकिन उसके रासायनिक उसके अंदर कुछ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए किसी को किडनी की बीमारी होती है, तो इंसान जैसा दिखता है वैसा जिंदा होता है तब तक दिखता है, और जब उसके अंदर शरीर के अंदर जहर बनना स्टार्ट हो जाता है तो भी हमें दिखाई नहीं देता और वो अंदर से अंदर काम करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जो अंदर ही अंदर मार करे ना, वो है अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो इसके गुणधर्म क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम समझते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देखो, कि दूध का दही में बदलना, ये कैसा है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सड़ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले भी खाना था लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग हो गई कि वो खाना जो है हमारा सड़ गया, और खाने का सड़ना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब पेपर में क्या आएगा, पेपर में यही आएगा कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है अथवा कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं। ठीक है, साथ ही साथ में अगली स्लाइड में एक चीज बताई जाएगी जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है कौन से नहीं है। मतलब क्या देख के हम बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन है या नहीं। पहले उदाहरण देखते हैं, उसके बाद में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण क्या था, पहला उदाहरण था दूध का दही में बदलना। ठीक है, ये क्या है, ये है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। उसके बाद में खाने का सड़ना, ये भी है रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में सांस का लेना,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अपने सांस लेते हैं तो क्या उसमें पता चल रहा है कि कौन सी गैस जा रही है, अंदर क्या क्रिया हो रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो ये सांस का लेना भी ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बनती है अभी तक के जो 3 पढ़े हैं हमने, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सांस लेना एक क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो लोहे पर जंग लगना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई लोहा होता है, वो नमी से और ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे करता है, देखो जंग कब लगती है, जब मान लीजिए कोई बारिश हुई होती है। जब बारिश होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नमी होती है, नमी के साथ साथ में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के कण होते हैं जो उसके साथ में क्रिया करते हैं, और उसके ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है। अब जैसे जंग लगने की जो क्रिया है वो कैसी क्रिया है, वो एक हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। और क्यों है, जैसा लोहा पड़ा है वैसा का वैसा पड़ा रहता है, और अंदर ही अंदर कुछ ऐसी क्रिया होती है कि वहां पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर जंग लगने की क्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मतलब अंदर ही अंदर छुपते छुपते जो क्रिया चलती रहती है वो क्या है, अपनी रासायनिक अभिक्रिया। अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है या कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये अपने को कंठस्थ चारों जो है वो याद करने हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, देखो या तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसके रंग में परिवर्तन होगा, या उसमें से कोई ना कोई गैस निकलेगी, या फिर उसके ताप में परिवर्तन होगा। तो उसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे मान लो घर के अंदर जब हम वाइट वॉश करते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कली करना बोलते हैं, ठीक है। वो कलर जब करते हैं तो उसको जब लेकर आते हैं तो वो पाउडर की फॉर्म में होता है। बाद में उसको जब लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर से क्या निकलती है, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ताप में परिवर्तन, ठीक है। ये ताप में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ में उसका जो कलर होता है वो हल्का सा क्रीमी पड़ जाता है, मतलब क्रीम कलर हो जाता है। तो उसके अंदर रंग के अंदर भी परिवर्तन होता है। और अवस्था में तो देखो परिवर्तन होता ही है। क्यों होता है, क्योंकि जब लेकर आते हैं तो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन जब पानी में डालते हैं तो वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। अब देखो गैस का उत्सर्जन तो होना है, मतलब जैसे उसके अंदर डाला जाता है तो उसमें से आपने देखा होगा कि वो गर्म हो रहा है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ गैस निकलती है, तो गैस का निकास। तो एक ये भी अपने लिख सकते हैं कि चूने को पानी में डालना, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या होता है, इसके अंदर ये चारों की चारों रिएक्शन होती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है अपना ये वाला, चूने को पानी में डालना एक बेस्ट एग्जांपल है ये चीज समझने के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो जब भी आपको रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन पूछे जाए कि कैसे पता लगाए कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, तो सिर्फ चूने को याद करना। जब हम चूना पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके ताप में परिवर्तन होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस जो है वो उत्सर्जित होती है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है, बाहर निकलती है, ठीक है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, और उसके रंग में परिवर्तन। ये चार जो है अपने को यहाँ पर याद रखने, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, अब अभिक्रिया के प्रकार बताए गए। एक अभिक्रिया के अंदर क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ जो उत्पाद है वो जुड़े। एक अभिक्रिया हो सकती है कुछ ना कुछ उत्पाद जो है वो अपघटित हो जाए। एक अभिक्रिया ऐसी बनती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ विस्थापन हो, और एक अभिक्रिया बनती है जिसके अंदर एक से अधिक, मतलब 2 जो पदार्थ है वो विस्थापित हो। जैसे अभिक्रिया के 4 प्रकार है, संयोजन, अभिक्रिया, अपघटन, अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन, अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन। ठीक है। अब देखो ये 4 रिएक्शन है, और 4 रिएक्शन के अंदर 4 जो है केमिकल रिएक्शन इस तरीके से इसके अंदर आएगी। लेकिन ये रिएक्शन अपने पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पेपर में आ भी जाती है तो करना इनको पॉसिबल नहीं है, ना आपके लिए ना किसी अदर कॉम्पिटिटर के लिए। तो इन रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक रिएक्शन जो है अपने यहाँ पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि संयोजन का मतलब क्या है, आप हिंदी के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। देखो
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। देखो, जो अभिक्रिया करता है, यहां पर देखो जो अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, CaO और H2O, ये क्या है आपस में, ये दोनों अभिकारक है। और ये क्या है, यहां पर जो बन रहा है वो है अपना उत्पाद। ये अपना क्या बन रहा है, यहां पर उत्पाद बन रहा है। तो यहां पर है अभिकारक, यहां पर है उत्पाद। हाँ, ये जरूर पूछा जाता सकता है, पेपर में बनने लायक प्रश्न ये बनता है कि अभिकारक, एक अभिक्रिया दे देंगे और पूछ लेंगे अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है। एक रिएक्शन दिए बिना एक स्टेटमेंट में दे देंगे और पूछ लेंगे कि अभिकारक कौन सी दिशा में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और उत्पाद कौन सी दिशा में, तो हम लिख देंगे दायां, मतलब कि राइट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना राइट साइड के अंदर। तो याद क्या रखना है इसके अंदर, याद ये रखना है कि अभिकारक जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और उत्पाद जो है वो राइट साइड में होता है। अभिकारक की परिभाषा पूछ ले तो हम ये बता सकते हैं कि जो रिएक्शन करने के लिए उपलब्ध होते हैं वो अभिकारक है, और जो रिएक्शन क्रिया करने के बाद में जो बनता है वो अपना क्या है, उत्पाद है। वैसे भी अगर आप जीके वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि उत्पाद वो होता है जो कच्चे माल के बाद में जो बनता है वो उत्पाद, और कच्चा माल जो होता है वो अपना क्या होता है, वो अपना होता है अभिकारक। तो ये चीजें अपने को यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं परिभाषा के ऊपर कि इसमें परिभाषा जो है वो किस तरीके से हमारे पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब देखो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो अभिकारक होंगे, अभिकारक मतलब समझ गए कि यहाँ पर जो कच्चा माल जो होगा वो दो या दो से अधिक हो सकता है, ये आपस में क्रिया करके जुड़ जाएंगे और जुड़कर कुछ ना कुछ नया उत्पाद यहाँ पर बना लेंगे। जैसे क्या होता है, देखो बाजार से जब हम लेकर आते हैं कलर करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, या फिर जो व्हाइट जो कलर होता है कली करने के लिए जब हम लेकर आते हैं, तो उसके अंदर जो पैकेट के अंदर जो आता है वो अपना होता है, वो चूना होता है। ठीक है, और चूना साइंस की भाषा के अंदर उसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, या फिर अगर खाली चूना आ जाए तो भी इसको हम याद कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। और ये अपने को सबसे बढ़िया ये चीज अपने को यहाँ पर याद करनी है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या है, वो है CaO। तो जब हम लेकर आते हैं पैकेट के अंदर वो अपना क्या होता है, वो होता है CaO। अब देखो उसके बाद में क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो CaO, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो क्रिया करना स्टार्ट कर देता है, और उसमें से उसके जो उत्पाद के अंदर परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ गैस निकलती है। ठीक है, कलर में चेंजिंग होती है, और फिर क्या बनता है, CaOH। देखो क्या बनता है, CaOH का ट्वाइस बनता है। इसको क्या बनता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ठीक है, और यहां पर क्या निकलती है, कुछ गैस निकलती है। गैस क्यों निकलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका गुणधर्म होता है कि उसके अंदर गैस का निकलना जो है उसका एक गुणधर्म होता है। ठीक है, तो देखो गैस का निष्कासन होना जरूरी है। तो ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, गैस का निष्कासन अपना हो रहा है। ये देखो गैस का निष्कासन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करने, तो बिना बुझा हुआ चूना क्या है, वो तो है CaO। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी का मतलब क्या होता है, H2O डाल दिया जाता है। अब देखो जो चीज बुझी हुई नहीं थी उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। मतलब उसके बाद में जो उत्पाद बनेगा CaOH ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। और पेपर में रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, पेपर में फॉर्मूला पूछा जाएगा कि बिना बुझा हुआ चूना क्या है, तो CaO है, और बुझा हुआ चूना क्या है, तो CaOH का ट्वाइस। ये अपना क्या है, बुझा हुआ चूना। अब देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है CaOH का ट्वाइस, मतलब OH 2 बार। अब देखो यहां पर CaO तो अपना खुद का है,
ये CaO अपना खुद का है जो पहले था। और H2O का मतलब क्या होता है? H2O का मतलब HOH ही तो होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन, तो H2 और 1 ऑक्सीजन, तो H2O। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया? CaO जो अपना था और HOH। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस यहाँ पर बन गया। ये एकमात्र रिएक्शन का ज्ञान आपको होना चाहिए। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना वाली रिएक्शन किसके अंदर आती है? तो वो संयोजन की अभिक्रिया के अंदर आती है। बुझा हुआ चूना क्या होता है? तो वो CaO होता है। और बिना बुझा हुआ चूना अगर पूछे तो क्या होता है? वो CaO होता है। और बुझा हुआ चूना, अब बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूने में अगर कंफ्यूज हो जाए तो बुझा हुआ बुझता कब है? जब उसमें H2O आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब H2 आएगा तो थोड़ा सा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, मतलब कि CaOH ट्वाइस। ये दो जो है वो नीचे, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अब इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो और मिश्रण गर्म हो उसमें क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। अब देखो एक क्या होता है? एक होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, अब देखो ताप जो प्रोडक्ट अपना होता है उसकी अवस्था में जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के आधार पर हमने उसको संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन और द्वितीय विस्थापन में बांट दिया। लेकिन ऊष्मा की चेंजिंग के आधार पर, मतलब उसके अंदर जो हीट हो रही है, ताप में परिवर्तन के आधार पर उसको दो भागों में बांटा है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। भाई शोषी है इसका मतलब वो ऊष्मा ग्रहण करेगा। ठीक है, जो ऊष्मा ग्रहण करता है वो होता है ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा ग्रहण करे वह ऊष्मा शोषी। अब देखो ऊष्मा ग्रहण कौन करता है? मान लीजिए जैसे सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे आग होती है तो हम अपने हाथ उससे गर्म करते हैं, मतलब ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं, मतलब हम क्या हो गए? ऊष्मा शोषी हो गए। अभी इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्माक्षेपी क्या है? देखो जब ऊष्मा बाहर निकाले जाए, ठीक है, अब उसमें बाहर निकाली जाएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे ये वाला था, इसके अंदर जब उसको पानी में डाला जाता है उसमें बाहर निकलती है, तो ऊष्मा शेपी का गुण, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिश्रण का गर्म होना, ये क्या है? ये ऊष्मा शेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि जो बुझा हुआ चूना, ठीक है, देखो पूरा समरी क्या है? CaO क्या है? बिना बुझा चूना। CaO तो है बिना बुझा चूना, CaOH ट्वाइस है अपना बुझा हुआ चूना। और ये जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है? ये संयोजन अभिक्रिया में होती है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी है? तो ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये अपने को यहां पर याद रखना है। अब देखो एक श्वसन क्रिया होती है, वो भी अपनी क्या होती है? श्वसन क्रिया भी ऊष्मा शेपी अभिक्रिया ही होती है। अगर पेपर में जब भी आपको कुछ भी दिखाई दे तो हमेशा आपको उत्तर करना है। जब अगर आपको पूछा जाता है कि ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा शेपी है, तो हमेशा ही ऊष्मा शेपी उत्तर होगा। उत्तर हमेशा ही ऊष्मा शेपी होगा, कभी भी पेपर में ऊष्मा शोषी का नहीं पूछा जाता है। क्योंकि ऊष्मा शोषी का हम देखकर बता सकते हैं कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी है। इसलिए पेपर में जब भी पूछा जाता है या फिर कोई भी साइंस की जो ज्यादातर रिएक्शन होती है वो हमेशा ऊष्मा शेपी होती है। जैसे CaO वाला हमने देख लिया, ये कैसी ऊष्मा शेपी है? श्वसन जो है, श्वसन हो रहा है, ये कैसा है? ऊष्मा शेपी है। ठीक है, साथ ही साथ में जैसे हम खाना खाते हैं, डाइजेशन जो है वो क्या है? वो भी हमारा ऊष्मा शेपी है। तो साइंस की जो भी अभिक्रियाएं होती है वो सारी अपनी ऊष्मा शेपी होती है। अब देखो साग सब्जियों में जो विघटित करते हैं, मतलब जो सब्जियां वगैरह को सड़ा गलाकर वो जो कंपोस्ट बनाते हैं या फिर जो खाद बनाते हैं उसके अंदर उसको सड़ाया जाता है, वो भी क्या है? एक साइंस से रिलेटेड रिएक्शन है, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी? ऊष्मा शेपी। ऊष्मा शेपी के अंदर तीन चीजें याद करनी है, एक श्वसन है, एक
डाइजेशन है, मतलब कि पाचन, ठीक है, और एक जो है अपना खाद बनाना, और एक ये CaO वाली जो संयोजन की अभिक्रिया है वो अपनी ऊष्माक्षेपी। और पेपर में जो प्रश्न पूछा जाएगा रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ यही पूछा जाएगा कौन सी ऊष्माक्षेपी है, कौन सी जो है ऊष्मा शोषी रिएक्शन अपने यहाँ पर है। उसके बाद में देखो संयोजन कंप्लीट हो गई। अब मेन जो पड़ाव था आपका यहीं तक था। अब जो है अब इजी पार्ट जो अपने यहाँ पर बचा हुआ है, देखो वियोजन। अब देखो वियोजन अभिक्रिया है, इसका मतलब देखो संयोजन में क्या था, संयोजन में कोई कम चीजें होती थी। संयोजन में क्या होता था कि चीजें यहां पर ज्यादा होती थी तो बनती क्या थी, कम चीजें बनती थी। मतलब जैसे क्या होता है, मान लीजिए सूती वस्त्र बनाया जाता है तो उसमें रुई ली जाती है, धागे वगैरह कई चीजें ली जाती है, बनता क्या है, फाइनली एक कपड़ा बनता है। मतलब संयोजन की अभिक्रिया के अंदर जो है उत्पाद जो बनते हैं कम बनते हैं। और वियोजन में क्या होगा, ठीक है। अब वियोजन देखो कपड़े मिल से ही समझते हैं, कपड़ा कैसे बनता है, धागे कपड़े लेना कई चीजों से मिलकर बनता है, मतलब बहुत सारी चीजों से एक चीज बनना, वो तो हो जाएगा संयोजन, ठीक है। अब मान लो वियोजन करना है तो वियोजन कपड़ा यहां पर होगा, अब वियोजन करेंगे तो उसमें से धागा अलग निकलेगा और कपड़ा अलग निकलेगा, ठीक है, सब चीजें अलग अलग निकलेगी। तो वियोजन में जब उत्पाद बनेगा अधिक पदार्थ बनेंगे, ठीक है, अधिक पदार्थ, ठीक है। तो अपने को कैसे देखना है, वस्त्र के आधार पर या फिर कोई भी एक मील का उदाहरण लेना है और उसके उत्पाद के आधार पर अपने को देखना है। जैसे यहां पर देखो CaCO3 है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको वियोजित किया तो देखो कितने बन गए, एक से अधिक बन गए। यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक से अधिक बने, अधिक बने मतलब इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया, ठीक है। अब पिछली अभिक्रिया के अंदर देखो क्या था, यहां पर देखो यहां पर क्या था, एक और एक दो थे, दो से एक बन गए, दो से एक बना इसका मतलब संयोजन हुआ है, ठीक है। और एक से दो बने हैं इसका मतलब वो टूटा है, मतलब कि वो क्या हुआ है, वियोजित हुआ है। अब देखो अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, जैसे मान लो किसी को तोड़ना है, तोड़ने के लिए या तो उसको उष्मा देनी पड़ती है, या उसको प्रकाश देना पड़ता है, या उसको विद्युत देना पड़ता है, तब जाके वो क्या होता है, विघटित होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई प्लास्टिक की बोतल है, उसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, उसको गर्म करके उसको जो है इजी वे में खींच के तोड़ा जा सकता है। तो किसी को उष्मा देना पड़ता है, किसी को प्रकाश देना पड़ता है, और किसी किसी वस्तुओं को क्या देना पड़ता है, विद्युत ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से विघटित करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों जो है अपने विघटित करने के तरीके हैं, और इससे अगला जो आएगा वो विघटित करने का तरीका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जब उष्मा बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी, व जिस अभिक्रिया में उष्मा ग्रहण या शोषण किया जाता है उसे उष्मा शोषी कहते हैं। ये जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं कि उष्मा शोषी क्या है और उष्मा क्षेपी क्या है। अब देखो विस्थापन और द्विविस्थापन। अब यहां पर मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है क्योंकि रिएक्शन लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है, खाली परिभाषा को अपने यहां पर ध्यान में रखना है। देखो जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक मतलब इस साइड लिखने वाला, और उत्पाद इस साइड में, यहां पर होता है उत्पाद, यहां पर होता है अभिकारक, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की संख्या न बदलकर दूसरा परमाणु आकर मुख्य उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दे। भाई विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन का मतलब मेन जो इंसान है उसकी जगह दूसरे इंसान द्वारा ले लेना, वो क्या होता है, वो अपना क्या हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। अब एक उत्पाद को विस्थापित किया जाए तो विस्थापन है, और इस तरीके से दो उत्पाद को विस्थापित कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना द्विविस्थापन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना विस्थापन और द्विविस्थापन। उसके बाद में देखो एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और यहां पर है कि ऑक्सीकरण, अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपना अपचयन। देखो नाम से ही याद हो जाएगा, भाई नाम में ऑक्सी आ रहा है मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में यूं समझ लीजिए कि आपस में दोस्त नहीं है। अगर ऑक्सीजन रहेगा
तो वहां पर हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या है, निष्कासन होगा। ठीक है, देखो कैसे याद करना है। ऑक्सीकरण में शब्द में क्या आ रहा है, ऑक्सी आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। और यहां पर उल्टा सिस्टम चलेगा, यहां पर ऑक्सी नहीं आ रहा तो मतलब ऑक्सीजन तो जुड़ेगा नहीं, तो क्या जुड़ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन इसके अंदर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है ऑक्सीकरण, एक होती है अपचयन। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अगर वहां पर रिएक्शन ऑक्सीकरण की नहीं हो रही है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण की जगह अपचयन की अभिक्रिया होगी। अपचयन के अंदर ऑक्सी नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन तो जुड़ेगा नहीं, क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रिएक्शन में या तो ऑक्सीकरण की हो जाती है या फिर अपचयन की अभिक्रिया हो जाती है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन आपस में एक साथ में होती है तो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है वह हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद में देखो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो वह ऑक्सीजन का निष्कासन, भाई हाइड्रोजन का योग हो, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगा नहीं, तो क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा, तो हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। मान लो कोई भी रिएक्शन होती है तो या तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी या वो अपचयन अभिक्रिया होगी, दोनों में से एक होगी। लेकिन इन केस ऐसा केस बन जाता है जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, उसको बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की अभिक्रिया एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तीन अब परिभाषाएं याद करनी है। अब साथ साथ में एक चीज और याद करनी है कि ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं। तो पेपर में आजकल नया शब्द आने लगे, ऑक्सीकरण की जगह उपचयन शब्द आ गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण से ऑक्सी देखकर पहचान लेते थे, उसका नाम ही चेंज कर दिया, उपचयन उसका नाम कर दिया। ठीक है, तो इस बार उपचयन नाम आए तो आपको ऑक्सीजन को चयन करना है। उपचयन अगर आता है, देखो उपचयन, तो ये चयन शब्द जो है ये भी आपको ऑक्सीजन की तरह दिखना चाहिए। मतलब यहां पर देखो उपचयन मतलब यहां पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। और अपचयन, ठीक है, अपचयन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा। ये है ऑक्सीकरण और अपचयन। अब देखो एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है संक्षारण। अब देखो संक्षारण शब्द से तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन वास्तव में संक्षारण है क्या। देखो संक्षारण का मतलब होता है जब कहीं पर जंग लग जाती है तो उसको कहते हैं कि वो क्या हो गया, वो संक्षारित होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, संक्षारण का एक शब्द में अगर मैं बताऊं तो जंग लगना। ठीक है, तो जंग लगने को क्या कहते हैं, संक्षारण होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनरली जो पुल होते हैं वो क्या किसके बनते हैं, लोहे के बने हुए पुल होते हैं, उनके अंदर संक्षारण स्टार्ट हो जाता है, मतलब जंग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो जंग को लगने से बचाने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे जनरली हम पेंट करते हैं, भाई लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं तो जंग की क्रिया उसमें स्लो हो जाती है। लेकिन साइंस की भाषा में एक अलग शब्द बोलते हैं इसको, यशद लेपन करना, यशद लेपन। और यशद का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भाई जिंक भी हो सकता है और कोई भी जो यहाँ पर हो सकती है। अब देखो एक चीज मैंने आपको पीछे बताई थी कि जैसे मान लो लोहे की कोई भी चीज है उसके ऊपर जंग कब लगती है, जंग उस पर तब लगती है जब बारिश आती है। बारिश आती है मतलब उसके अंदर नमी होगी और नमी के साथ साथ में ऑक्सीजन तो अपने वातावरण में रहती है, तो जंग लगने की क्रिया के अंदर एक आर्द्रता और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या करती है, जंग लगाने का काम करती है। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं, जब कोई धातु जैसे लोहा या कोई भी धातु, जैसे लोहे के अंदर जंग लगती है, चांदी के अंदर भी जंग लगती है, लेकिन वो अलग प्रकार की होती है। ठीक है, उसके अंदर भी जंग लगती है। देखो लोहा या कोई धातु जो आर्द्रता व ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उस पर जंग लग जाती है। इस जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी का काला पड़ना भी एक क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। साथ ही साथ में लोहे पर जंग लगना भी एक क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। अब देखो एक विकृत गंधिता, ये चीज अपने को याद रखनी। देखो लास्ट की दो चीजें हैं, ये वाली और इससे अगली वाली, ये दोनों अपने रियल लाइफ से रिलेटेड हैं।
ठीक है, साथ ही साथ में याद भी होने चाहिए और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। संक्षारण का मतलब जंग लगना, जंग लगने को साइंस की भाषा में यशद लेपन कहते हैं। चांदी के ऊपर भी चांदी के ऊपर भी जो है यहाँ पर संक्षारण की क्रिया होती है। लोहे के ऊपर भी संक्षारण की क्रिया होती है। लोहे पर जंग कब लगता है? जब आर्द्रता और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। अब आर्द्रता मतलब क्या होती है? साइंस की भाषा में आर्द्रता, और अपनी भाषा के अंदर एक शब्द होता है नमी। इसके संपर्क में आने से जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है विकृत गंधिता। देखो जैसे अपने चिप्स आते हैं, पैकेट के अंदर चिप्स आते हैं, तो वो महीनों महीनों तो खराब नहीं होते। उसका मतलब क्या हो गया? उसके अंदर जो गंध है उसकी विकृत नहीं होती। उसका क्या रीजन होता है? जैसे पैकेट जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो चिप्स होते हैं वो तो कम होते हैं, उसमें हवा ज़्यादा भरी हुई होती है। ठीक है, वो हवा जो होती है नॉर्मल हवा नहीं होती है, वो होती है ऐसी हवा जो पदार्थ को खराब नहीं होने देती। भाई देखो, कोई भी चीज खराब कब होती है? वो किसी ना किसी चीज के साथ में अभिक्रिया कर लेती है। जैसे चांदी के ऊपर जंग लग रहा है, किससे अभिक्रिया करी? ऑक्सीजन। ज्यादातर चीजों का जो रीजन है वो ऑक्सीजन है। भाई लोहे के ऊपर जंग लग रही है, क्यों लग रही है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है और नमी से क्रिया कर रही है। साथ ही साथ में चांदी के ऊपर जंग क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। खाना क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि वो रिएक्शन कर रही है तो हवा से। उसी तरीके से जो चिप्स है, वो चिप्स भी क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं हवा से। हवा का मतलब अपना है ऑक्सीजन से। तो वहां से ऑक्सीजन हटा दो, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन किसी के साथ भी क्रिया कर लेती है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो पदार्थ खराब होने का चांस रहता है। अब क्या करें कि उस ऑक्सीजन को हटा दो और ऐसी हवा भर दो कि वो उससे क्रिया ना करे। तो एक नाइट्रोजन गैस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, N2। नाइट्रोजन गैस वो गैस है जो लेस रिएक्टिव होती है, ज्यादा क्रिया नहीं करती है। इसीलिए जो पैकेट के अंदर जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। बस याद ये रखना है, पेपर में सीधा सा प्रश्न आएगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर जो भरी जाने वाली हवा है तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है अपनी नाइट्रोजन गैस अपनी होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक रिएक्टिव होती है, तो वो क्या कर देती है? पदार्थ को खराब कर देती है। इसलिए ऐसी गैस भरो कि वो रिएक्टिव ना हो, मतलब वो रिएक्शन ना करे पदार्थ के साथ में। और पदार्थ के साथ में रिएक्शन ना करने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। किसी वस्तु को सड़ने गलने के कारण उसमें गंध आने लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। भाई नाम से ही स्पष्ट, अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। विकृत गंधिता, गंध क्या हो जाती है? विकृत हो जाती है, उसके अंदर गंध आने स्टार्ट हो जाती है। देखो चिप्स यदि खुले रहे तो सड़ जाएंगे, इसलिए चिप्स को लंबे समय तक सही रखने के लिए वे क्रियाशीलता वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन के साथ में न हो, इसलिए पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि यह कम क्रियाशील होती है। बस इतना सा याद रखने की जरूरत है। लास्ट वाले दो ज्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ से रिलेटेड है और पेपर में आने लायक है। बाकी जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सिर्फ एक ही याद करनी है जो मैंने संयोजन के अंदर बताई। बाकी कोई भी रिएक्शन अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, एक ही दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला एकमात्र टॉपिक यही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।